नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। तो पिछले कुछ टाइम से जापान और भारत को लेकर भारत की मीडिया आउटलेट हो या फिर जापान की मीडिया आउटलेट हो, दोनों एक ही बातें यहाँ पर कर रहे हैं कि भारत और जापान के बीच में नॉन डॉलर क्रॉस पेमेंट्स को लेकर एक डील हो सकती है, जहां पर यूएस डॉलर को बाईपास करके भारत और जापान के बीच में जो भी ट्रेड होंगे ये लोकल करेंसी में सेटलमेंट किए जाएंगे। और आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडिया जापान मे टेक द डॉलर आउट ऑफ ट्रेड पेमेंट्स विद येन रूपी सेटलमेंट प्लान। खैर ये अपडेट तब निकल के सामने आ रहा है जब चाइना की तरफ से जापान के अगेंस्ट में आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है, जहां रिसेंटली ये भी देखा गया है कि जो चाइना की फ्लाइंग बॉम्बर्स है ये जापान के नजदीक पाए गए। इवन कि चाइना की तरफ से 80 से भी ज्यादा जो कंपनीज हैं इन्हें यहाँ पर डिटेन किया गया। जो रेयर अर्थ मिनरल्स है इसके एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया, और ये सब कुछ किया गया जापान के रिसेंटली मिलिट्री बिल्डअप और मॉडर्नाइजेशन को लेकर। इस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर है ये कल से भारत के 3 दिनों के विजिट में है, और कहा यह जा रहा है कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट है ये जापान के लिए सेंटर पॉइंट रहने वाला है। जापान इसके जरिए भारत की जो इकोनॉमी है इस पर तो फोकस कर ही रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल अटेंशन देना कहीं न कहीं चाइना के लिए भी रिस्पॉन्स होने वाला है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की तरफ से चाइना को इनवाइट किया जा रहा है बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट को लेकर। तो यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कैसे यूएस के जो अलाइज कंट्रीज हैं ये यूएस को ही यहाँ पर दरकिनार कर रहे हैं, डॉलर को यहाँ पर बाईपास किया जा रहा है, और कैसे ये भारत के लिए फायदेमंद होने वाला है। इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। तो रिसेंटली जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है मिस ताकाइची ये 3 दिनों के लिए भारत के विजिट में है, जहां पर भारत और जापान के बीच में 16वां इंडिया जापान एनुअल समिट जो है जो भारत में होने वाला है इसमें जापान पार्टिसिपेट करने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि इस समिट में भारत और जापान के बीच में डायरेक्ट येन रूपी लोकल करेंसी जो सेटलमेंट सिस्टम है इसको लेकर यहाँ पर बातचीत की जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इंडो जापानीज टाइज के इतिहास में सब पहली बार होने वाला है कि करेंसी से लेकर जो फाइनेंशियल प्लम्बिंग कॉर्पोरेशन है इसमें फॉर्मल तरीके से भारत और जापान के बीच में एक जॉइंट स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है। इवन ये भी कहा जा रहा है कि ताकाइची के इस विजिट में सेमीकंडक्टर से लेकर जो चिप्स है यहाँ तक कि रेयर अर्थ मिनरल से लेकर जो एफडीआई है ये भी इस विजिट में हमें देखने को मिल सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ 50 एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेशन के जो डेलीगेशन है ये भी भारत विजिट करने वाले, उसमें भी खासकर जापान की जानी मानी जो कंपनी है सुजुकी से लेकर जो इटोशू है और टोयोटा जिनकी गाड़ियां ऑलरेडी हमें भारत में देखने को मिलती है, इन सब के जो डेलीगेशन है ये भी जापान के पीएम के साथ में भारत विजिट किए हैं। वैसे आपको बता दें कि करेंटली भारत में 1400 से भी ज्यादा जो जापानीज फर्म्स है ये ऑपरेट कर रहे हैं, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर जो सेमीकंडक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जहां जापान की तरफ से लार्ज स्केल जो इन्वेस्टमेंट है ये हमें देखने को मिलता है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो जापानीज कंपनी है ये भी इस समिट के बाद में भारत में हेवली इन्वेस्ट करने वाले। वैसे भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो एफडीआई है ये जापान से ही आते हैं, लेकिन इन सब के बीच में जापान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है और आरबीआई के बीच में एक फॉर्मल ऑपरेशनल जो एमओसी है, मेमोरेंडम ऑफ जो कॉपरेशन है, ये भी साइन किया जा सकता है, खासकर क्रॉस बॉर्डर क्लियरिंग सिस्टम के लिए और बैंकिंग चैनल्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए। जिससे होगा ये भारत और जापान के बीच जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस है, इसमें डायरेक्ट सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो भारत और जापान के बीच में जो ट्रेड होते हैं ये डॉलर के जरिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर भारत का कोई इंपोर्टर 100 करोड़ का अगर रोबोट इंपोर्ट करना चाहता है जापान के एक्सपोर्टर से, तो इसके लिए जो इंडियन बायर है ये भारत के बैंक में जाकर 100 करोड़ को डॉलर में कन्वर्ट करेगा और उस डॉलर को ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क के जरिए मींस स्विफ्ट के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा जापान को। और इसके बाद जो जापानीज बैंक है ये इस डॉलर को येन में कन्वर्ट करेंगे, और इस तरीके से जो जापानीज एक्सपोर्टर है इन्हें येन रिसीव होगा अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके। तो कहा यह जा रहा है कि ये जो इंटरमीडियरीज हैं जहां पर इंडियन बायर पहले डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये ग्लोबल बैंकिंग नेटवर्क का यूज करते हैं, फिर जापानीज बैंक यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं येन में, और फाइनली जापानीज एक्सपोर्टर को यहाँ मिलता है। तो ये जो बीच का प्रोसेस है ना इसे यहाँ पर रिप्लेस करके डायरेक्टली जापान और भारत के बीच में रुपीज और येन में यहाँ पर ट्रेड किए जाएंगे। जिससे होगा ये कि जो कन्वर्जन यहाँ पर रेट है, चाहे बैंक कमीशन के फॉर्म में हो, एक्सचेंज के फॉर्म में हो, इंटरमीडियरी बैंक चार्जेस के फॉर्म में हो, या फिर स्विफ्ट पेमेंट फीस, ये भी अपने चार्ज अच्छी खासी ये लेते हैं। और इसके बाद करेंसी फ्लक्चुएशन रिस्क जिसमें अच्छी खासी जो चार्जेस हैं वो हमें देने पड़ते हैं। इन सब चार्जेस को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है अगर भारत और जापान के बीच में लोकल करेंसी में ट्रेड होते हैं तो। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 1 साल में जो भारतीय रुपया है डॉलर के कंपैरिजन में अराउंड 10% जो है वो डेप्रिसिएट किया है।
जहां आज से 1 साल पहले $1 जो है 85 रुपीज के बराबर हुआ करता था, आज के टाइम में ये 95 रुपीज तक पहुंच चुका है। वहीं अगर इंडियन रुपीज और येन की बात करें तो पिछले 1 साल में हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो खामखा जो इंडियन बायर्स है जब ये यूएस डॉलर का यूज करते हैं तो हमें चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं और जो डेप्रिसिएशन रेट है वो भी काफी कम हो रहे हैं। तो क्यों ना यूएस डॉलर को डायरेक्टली बाईपास करके जो लोकल करेंसी है रुपीज और येन में, इसमें यहाँ पर ट्रेड किया जाए। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि जापान सडनली यहाँ पर क्यों भारत के साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड करना चाह रहा है, जबकि जापान और यूएस के बीच जो टाइज है ये काफी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन रिसेंटली यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है अंडर ट्रम्प और ट्रम्प की जो फिकल माइंडेड अप्रोच है, इससे उन्हीं के जो अलाइज कंट्री है ये यूएस से अपने आप को दूर कर रहे हैं। और हाल ही में ये भी देखा गया कि जापान की करेंसी जो येन है ये पिछले 4 डेकेड्स में सबसे ज्यादा यहाँ पर नीचे गिरी है। अब इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं कि आज से 1 साल पहले जो $1 है ये 144 येन के बराबर हुआ करता था, आज के टाइम में ये बढ़कर 162.70 जापानीज जो येन है ये पहुंच चुका है। और इन सब के पीछे रीजन बताया जा रहा है जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है इसमें एक शार्प राइज देखने को मिला है हाल ही में। तो ऐसे कंडीशन में लोकल करेंसी में ट्रेड करना जापान के लिए काफी यहाँ पर फायदेमंद होने वाला है। इतना ही नहीं, भारत को लेकर बात करें, भारत भी अपने रुपीस को इंटरनेशनलाइज कर सकता है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से चाहे मालदीव्स की बात करें, श्रीलंका की बात करें, केनिया की बात करें या फिर मॉरिशस की बात करें, इन सब के साथ हम लोग लोकल करेंसी में आज के टाइम में ट्रेड करते हैं। रही बात रशिया के साथ में और यूए के साथ में, हम लोग पिछले लंबे टाइम से इन देशों के साथ में लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है ये भी हम लोग सेव कर सकते हैं, जो डॉलर का रिस्क है इसे भी हम लोग कम कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है इसे भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। अगेन सवाल ये निकल के आता है कि जापान और भारत के बीच में ये जो टाइज है ये चाइना के पर्सपेक्टिव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जब से चाइना ने अपने डिफेंस बजट को यहाँ पर बढ़ाने की बात की है, साथ ही साथ जापान की जो मिलिट्री है इसे बिल्डअप करने के साथ साथ जो मॉडर्नाइजेशन है इस पर भी जापान आज के टाइम में फोकस कर रहा है। और इसके रिस्पॉन्स में ये देखा गया कि जो चाइना है ये जापान के अगेंस्ट में प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर अपना रहा है। आपको बताना चाहते हैं कि हाल ही में चाइना की तरफ से जापान के नजदीक में फ्लाई बॉम्बर्स देखा गया। जापान जो चाइना से रेयर अर्थ मिनरल्स का जो इंपोर्ट किया करता था इस पर भी चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी है। इतना ही नहीं, जापान के जो 80 फर्म्स है इन्हें भी चाइना की तरफ से ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इन्होंने ये कहा कि इस तरह के जो मेजर्स हैं ये जापान के न्यू मिलिटरिज्म को देखते हुए यहाँ पर लिया गया है। खैर, भारत और जापान को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि इस विजिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ जो इंडो पैसिफिक टाइज है यहाँ पर भी फोकस करने की बात की जा रही है। जहां एक टाइम में जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनका विजन हुआ करता था, उन्हीं विजन को आज के टाइम में जापान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं वो लेकर आगे चल रहे हैं। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इंडिया और जापान दोनों देश यहाँ पर इंडो पैसिफिक पर फोकस करने वाले और इस चीज को यहाँ पर रिन्यू भी करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम लोग इंडो पैसिफिक की बात करते हैं हमारे दिमाग में क्वाड का नाम आता है, जिसमें यूएस के साथ साथ जो जापान है, यूएस है और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री आते हैं। लेकिन जब तक यूएस के व्हाइट हाउस में ट्रम्प बैठे हैं क्वाड को लेकर कोई भी डिस्कशंस यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में जापान और इंडिया दोनों के जो इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक में यहाँ पर सेम है चाइना को लेकर। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके पहले भी अप्रैल के महीने में जापान ने भारत को अपने जो मोगामी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स है इसके को प्रोडक्शंस को लेकर यहाँ पर ऑफर दिया गया है। इवन कि इसके अलावा भी जापान जो है इसी सेम क्लास का जो फ्रिगेट्स है इसको लेकर ऑस्ट्रेलिया को भी ऑफर यहाँ पर दे चुका है। खैर, रही बात भारत और जापान की इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर, आपको बताना चाहते हैं कि इसी साल मार्च के महीने में जापान और भारत के बीच में $75 बिलियन का बायलैटरल स्वैप जो पैक्ट है इसे रिन्यू किया गया था। और रही बात भारत की नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तो कहा यह जा रहा है कि जापान का एक नया जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और इसीलिए ये भी देखा गया कि जापान लगातार भारत की नॉर्थ ईस्ट में एफडीआई लेकर आता है, क्योंकि पिछले ही साल सितंबर के टाइम में मेघालय और जापान के एशियान वन को लिमिटेड के बीच में एक MOU साइन की जाती है, जहां जापान की तरफ से मेघालय के जो यूथ हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, खासकर हेल्थ केयर में, IT सेक्टर में और बाकी अदर सेक्टर्स को लेकर। इतना ही नहीं, आसाम को लेकर भी जापान के साथ में काफी ऐसे की सेक्टर्स है जिसको लेकर पार्टनरशिप बिल्ड किया गया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर जो सेमीकंडक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, इवन की जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इन सबको लेकर जो कोलैबोरेशन है ये भी हमें देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर आसाम के जो CM है हिमांता विश्व शर्मा, इन्होंने भी कहा है कि जापान आसाम को लेकर ये कमिट करता है कि आसाम के साथ जो टाइज है इसी और भी ज्यादा हम लोग डिपेंड करने वाले हैं। इसीलिए जापान जो है भारत के लिए इतना मैटर करता है, क्योंकि और इन्हीं सब कारणों से जापान जो है भारत के लिए इतना मैटर करता है, क्योंकि जापान जो है
ये भारत के लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स भी रहा है, मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनर भी रहा है, इवन कि इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रेटेजिक अलाई भी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमीज भी है। और क्या ऐसे टाइम में भारत और जापान के बीच में अगर लोकल करेंसीज को लेकर यहाँ पर कोई डील की जाती है तो इसके जरिए लार्जर एशियन ट्रेड जो नेटवर्क्स है इसे भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।